7:15 पर यह समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोदी सरकार 3.0 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। टीम भी आपको बता रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नई टीम है उसमें कौन कौन शामिल है, जिसमें राजनाथ सिंह का नाम सामने आ रहा है, अमित शाह का नाम सामने आ रहा है, इसके साथ ही सर्बानंद सोनोवाला का नाम सामने आ रहा है। संभावित मंत्री हैं ये, आपको बता दें इनको कौन सा विभाग क्या कुछ मिलेगा वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी। चिराग पासवान जो है वो भी मोदी की टीम में शामिल है। इसके साथ ही हरियाणा से मनोहर लाल जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नई टीम तैयार की जा रही है उसमें संभावित मंत्री होंगे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से वो भी इसमें शामिल है। किरेन रिजिजू वो भी शामिल है, क्योंकि देखिए ये जो नई टीम है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है देखा जाए जिस दृष्टि से। और इस टीम में कौन कौन से लोग रहेंगे वो भी बहुत जरूरी है। जितिन प्रसाद को भी इस टीम में शामिल किया गया। HD कुमार स्वामी जो है उनको भी इस टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही आपको बताएं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस टीम में शामिल हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर भी लगातार दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो मंत्री हैं जो इस नई टीम, मोदी सरकार की जो नई टीम है उसमें शामिल हो रही है। निर्मला सीतारमण संभावित मंत्री, उन्हें कोई पद देने मिलने वाला है। रवनीत बिट्टू भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही अजय टम्टा शामिल होंगे नई टीम में, क्योंकि नई टीम है ये और नई टीम अपना नया एजेंडा के साथ ही काम करने वाली है। जितिन राम मांझी इस टीम में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान संभावित मंत्री हैं इस टीम में। देखते हैं क्या कुछ किसको पद मिलता है, कौन सा मंत्रालय किसके खाते में जाता है। और ये तस्वीरें भी आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर हर्ष मल्होत्रा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नई टीम है उसमें शामिल हैं। कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा से वो भी शामिल हैं। और चलिए शपथ 3.0 पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी पीएम आवास के बाहर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजकुमार, क्योंकि आज देखिए बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री पद की। सबसे पहले तो वहां क्या कुछ हलचल देखी जा रही है वही आपसे जानना चाहेंगे। देखिए दीपिका, मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे मौजूद हूँ और जो आज सुबह जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो कैबिनेट जो बनानी थी उस कैबिनेट में जिन लोगों को शामिल करना था उन लोगों को बाकायदा सुबह फ़ोन करके उनको बुलाया और बुला के उन्हें चाय पर उनसे चर्चा की। हालांकि एक हॉल में 57 कुर्सी लगाई गई थी। 57 जो सदस्य है वो मंत्रिमंडल होगा। अगर इस मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो तकरीबन 20 मंत्री इसमें ऐसे होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेम्परामेंट को समझते हैं, उनके साथ लगातार काम करते रहे हैं। उसके अलावा यदि नई बात करें तो कुछ नए लोगों को भी, नए चेहरे भी इसमें शामिल होंगे। इस बार गठबंधन की सरकार है तो थोड़ा सा टेम्परामेंट जरूर कुछ चेंज नज़र आएगा, लेकिन एक युवा जो मंत्रिमंडल है उसकी भी, युवाओं की भी उसमें बहुत महती भूमिका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी एन टाइम पर जो चुनाव का जो दौर था उस चुनाव से पहले वो आए तो उन्हें भी उसका प्रतिफल मिला है और उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। उसके अलावा दो जो उनके सांसद थे, उन 2 सांसदों के जो इनाम है वो जयंत चौधरी को मिल रहा है। उसके अलावा जतिन प्रसाद की बात कर लीजिए। तमाम ऐसे नाम हैं कि जो 20 जो पुराने मंत्री हैं, लेकिन इसमें एक बात ज़रूर देखनी बड़ी दिलचस्प होगी कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ साथ जो तमाम जो गंभीर और बहुत सेंसिटिव मंत्रालय हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग की जो वीडियो आई है, उस वीडियो का अगर अनुमान लगाया जाए तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि एक टीचर की तरीके से वो उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल होंगे। हालांकि सब लोगों को पता है कि किस तरीके से पुरानी योजनाएं चलती रही हैं। 20 बहुत महत्वपूर्ण मंत्री जो हैं उनके महत्वपूर्ण मंत्रालय लगता है। इससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि जिस
स्पीड से उनकी ट्रेन चल रही थी, उसी ट्रेन को आगे चलाने का प्रयास किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया है, शपथ ग्रहण से पहले बता दिया है कि आप अपने आप को सशक्त रखिए और जिस स्पीड से जो योजनाएं हैं वो चलती रही, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को किस तरीके से लाभ पहुंचाना है, देश को किस तरीके से महाशक्ति बनाना है, वो जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन योजनाओं में कहीं किसी प्रकार का कोई समझौता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। और जहां तक आज जो शपथ ग्रहण है, उस शपथ ग्रहण की जो बात हो रही है, 7:15 बजे के आसपास का समय मुकर्रर किया गया है। 57 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल है वो भी अपने जो दायित्व हैं उनकी शपथ लेंगे। और उमस भरी गर्मी इस समय दिल्ली में है, उसके बीच 7,000 के आसपास जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे उसमें एमएलए की बात कर लें, चाहे तमाम जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो भी उसमें आमंत्रित किए गए हैं। 7 जो राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष उसमें बुलाए गए हैं। नेपाल की बात कर लें, बांग्लादेश और आसपास के जो भूटान के जो नरेश हैं वो भी इसमें मंत्रिमंडल के गवाह बनेंगे। और ये जो तीसरा मंत्रिमंडल है, इस तीसरे मंत्रिमंडल को एक तरीके से बहुत बेहतर और बहुत सजग तरीके से आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक शुरुआती दौर में देखिए, इसमें भी एक समावेश ये जरूर देखने के लिए मिलेगा, जो लल्लन सिंह बिहार में बैठ के जनता दल यूनाइटेड के सांसद के तौर पर कहीं ना कहीं मुखालफत किया करते थे, आज वो फिर मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की अब वो प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। तो ये राजनीति की जो खूबसूरती है ये भी देखने के लिए मिलेगी। एक अपडेट और मिला है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जो आमंत्रण भेजा गया था उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया है और वो भी शपथ ग्रहण में इस बार शामिल होंगे। जी दीपिका। बिल्कुल राजकुमार, चलिए हमारे साथ लगातार बने रहिए और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और हमारे वरिष्ठ संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, क्योंकि देखिए आप वहां पर मौजूद है और आज 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कौन कौन से विशेष मेहमान हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं? और नई टीम जिस तरीके से आपने बताया कि तैयार कर ली गई है, दीपिका, मैं वही एक बार फिर दोहराते हैं, सबसे बड़ा जो देखने के लिए मिलेगा वो आज एक राजनीति की खूबसूरती ऐसी मिलेगी कि जो चुनाव का जो दौर रहा, तकरीबन 80 दिन के आसपास का जो दौर रहा, उसमें एक दूसरे पर शब्द बाण छोड़ते हुए जो नज़र आए, उनमें से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी है और ये सूचना मिली है कि वो भी मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण का जो वो गवाह बनने के लिए जाएंगे। ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसको बहुत बेहतर तरीके से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो शपथ ग्रहण हो रहा है इसमें केवल देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से अपना काम करने का जो टेम्परामेंट है, उस टेम्परामेंट के बाद जिस तरीके से 240 सीटों को लेके भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया एनडीए का, लेकिन वो 240 सीटों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी रही और अयोध्या जैसी सीट को भी कहीं ना कहीं लूज कर गए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां बनी, उनको बहुत गंभीरता से, ऐसे मनोयोग के साथ जब आप किसी प्रदेश को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीड कम हो गई और आप ये देखिए कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह की लीड कहीं ना कहीं 62,000 के आसपास आ गई। तो ये जो दौर रहा इतना, ये हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है और जो जनता है उस जनता ने उसके बावजूद जनादेश देने का प्रयास किया। और ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ने का प्रयास करें तो बहुत शानदार है। इसको बहुत सजल और बहुत सजग तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इस बात को बिल्कुल अपने तरीके से कहीं ना कहीं विश्लेषण करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आगे किस तरीके का होगा। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता रहेगी इस बार, स्वाभाविक तौर पर ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरीके की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके के टेम्परामेंट और जिस तरीके के निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, आधी रात को उन्होंने 1 मिनट में एक निर्णय लिया और आधी रात को देश के सामने आए और नोटबंदी कर दी, पुराने नोटों को बंद कर दिया पूरे तरीके से। तो ये एक जो इस तरीके के निर्णय हैं, ये निर्णय कहीं ना कहीं देश हित में लिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि इस समय अग्निवीर की जो योजना है, उस योजना को लेकर तमाम तरह की मुखालफत होती रही, किसान आंदोलन चला, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई।
इस बार कुछ परिस्थितियां जरूर बदली हुई नजर आएंगी। और जहां तक आपका मूल सवाल है, 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कोविड के दौरान अब हिंदुस्तान के एक अलग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक छवि बनाई कि अपने साथ साथ और पड़ोसी देश जो हैं उनका भी भला होना चाहिए, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सकारात्मक सोच के तहत लिया जाता है। इसीलिए ये जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल में उन्हें अतिथि के तौर पर बुलाया गया और उनका आतिथ्य सामने होगा। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कहीं ना कहीं राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उसके बड़े मायने होते हैं। पूरी दुनिया इसको टकटकी लगा के देख रही है। हमारे पड़ोस के जो कुछ हमारे जो चाहने वाले देश हैं वो भी स्वाभाविक तौर पे इस पर नज़र बनाए होंगे। और ये जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पूरे तरीके से आगे बिल्कुल निपटाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो अपना संबोधन, जो संभावित मंत्रिमंडल के सामने अपना संबोधन दिया, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जिसको जो प्रोफाइल, जो पोर्टफोलियो मिलेगा, उसको उस पोर्टफोलियो में बहुत बेहतर तरीके से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने हैं, जनता के बीच में जाना है। तमाम जो सांसद हैं वो सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाके अपने अपने विकास कार्यों को भी देखें और उसके अलावा हम देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर नितिन गडकरी की बात करें, जो आज राष्ट्रीय राजमार्गों का जो जाल पूरे देश में फैला हुआ है दीपिका, उससे बिल्कुल स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। और इसको देश को किस तरीके से और आगे ले जाया जा सकता है, इस बार जो चुनौतियाँ हैं, इन चुनौतियों का सामना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और शाम को 7:15 बजे जिस तरीके से पूरी दुनिया इसको कहीं ना कहीं देख रही होगी कि आज हिंदुस्तान जो है वो एक नए हिंदुस्तान का उदय हुआ है और मिलीजुली सरकार किस तरीके से चलानी होती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर पूरा पॉलिटिकल ट्रैक अगर देख लिया जाए तो उन्होंने आज तक बिल्कुल स्पष्ट बहुमत की सरकार चलाई, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे और चाहे वो 2 बार के प्रधानमंत्री रहे। इस बार मिलीजुली सरकार में जिस तरीके से वो नेता बने, उस समय उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, चाहे वो जीतन राम मांझी के साथ बात कर लें, जिनका एक सांसद था, सम्मान सबको मिलेगा। लेकिन स्पष्ट तौर पे एक बात जरूर तय है कि किसी भी दागी और किसी भी भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी आज साफ संकेत दे दिया है। अब समय के साथ किस तरीके से परिस्थितियां बदलती हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो संभावनाओं से बढ़ा हुआ देश है। अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग खान पान के लोग रहने वाले लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। लेकिन विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अब बन गई है कि उसको एक तरीके से बहुत गंभीरता से चीज़ों को लेना होगा और देश के हित में जो फैसले लिए जाएं उसमें विपक्ष को भी अब आगे आने की आवश्यकता हो। क्योंकि विपक्ष में अब अगर बात की जाए, जो लोग इंडिया गठबंधन को लेकर आगे चल रहे थे, नितिन गडकरी की, अगर नीतीश कुमार की अगर बात कर लें तो नीतीश कुमार इस विपक्ष का जो गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन बनना था, उसकी कहीं ना कहीं उन्होंने बीजारोपण किया था, सबको इकट्ठा किया। उसके बावजूद चीज़ें नहीं बन पाई और आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो कब तक साथ रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजकुमार आपने कहा कि जो स्पष्ट बहुमत वाली सरकार अब तक नरेंद्र मोदी ने चलाई है, चाहे वो जब वो मुख्यमंत्री रहे तब की बात हो या फिर जब वो सरकार में रहे, केंद्र सरकार में तब की बात हो, लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे राजकुमार, कितनी चुनौतियां यहाँ पर आ सकती हैं, कितनी चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए दीपिका, ये जो सवाल है आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये अभी भविष्य के गत में इसका आंसर छिपा हुआ है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि जो पूरा देश, अब हिंदुस्तान का पूरा 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, देश में अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानता है और समझता है। उनको उनके कठोर निर्णयों के लिए उनके साथ के जो सहयोगी हैं, उनके राजनीतिक सहयोगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में रहे हों और चाहे वो सरकार में रहे हों, उन सबको पता है कि प्रधानमंत्री को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री का सीधा मूल मंत्र एक है कि 24 घंटे आपकी टेबल पे फाइल नहीं होनी चाहिए। अगर टेबल पे फाइल आई है तो उस फाइल को पूरे तरीके से पढ़िए और उसमें बिना पढ़े सिग्नेचर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पढ़िए, पढ़ के जो आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, अगर उसमें आपको अनुमोदन की आवश्यकता है तो अनुमोदन कीजिए और अगर उसको अग्रसाहित करने की आवश्यकता है तो अग्रसाहित कीजिए। जिस तरीके से पूरा देश, अगर तमाम मंत्रालयों की बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि पीएमओ बहुत महत्वपूर्ण, देखिए जब किसी की जवाबदेही बनती है दीपिका, तो स्वाभाविक तौर पर उसको अधिकार देने की आवश्यकता होती है। और ये जो दौर है, ये दौर स्वाभाविक तौर पर एक ऐसा दौर है कि इस दौर में
सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब से पहले जो निर्णय लिए गए हैं वो सोचे समझे निर्णय नहीं होंगे, लेकिन अब जो दौर होगा ये एक नए तरीके का दौर होगा, एक नई तरीके की सरकार होगी। तमाम जो नेता हैं उन नेताओं के लिए हमेशा पीएमओ के द्वार खुले रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों को बिल्कुल इस स्पष्ट हॉटलाइन पे रखते हैं, और जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए लोगों के पास कॉल आई, उसी तरीके का कई बार क्रॉस चेकिंग के लिए भी फ़ोन आ जाता है कि ये जो फाइल है इस फाइल में किस तरीके की परिस्थितियां रही हैं और इसमें क्यों ये बेटर नहीं हो सकता। तो एक बेहतर एक अभिभावक की तरीके से जब चीज़ों को चलाया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर गलतियां भी होती हैं। जो लोग काम करेंगे तो गलतियां भी होंगी, लेकिन उन गलतियों को समय से सुधार लेना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। नए मंत्री आए हैं, कई बार कुछ मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार बने हैं, उन्हें मंत्री के मायने उन्हें समझना होगा कि किस तरीके से काम करना है। उनके साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारी लगाए जाएंगे, इस तरीके का पूरा एक खाका तैयार किया जाएगा, और खाका तैयार वो हो रहा है, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि शपथ होनी है तो आज स्वाभाविक तौर पर बिल्कुल डिसिप्लिन में जाके सबको अनुशासित तरीके से शपथ लेनी है, और शपथ लेकर जो जिम्मेदारी दी जाए उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरीके से। ठीक है राजकुमार, ये तो ओवरऑल बात हो गई, लेकिन बात अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य की करें, क्योंकि हम सभी ने देखा कि इस बार कुछ खास प्रदर्शन बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई, और ये स्वयं जो वहाँ मंत्री हैं वो भी ये सभी बात जानते हैं। क्या कुछ कहा जा सकता है, इस बार यूपी की भागीदारी कुछ ना कुछ कम यहाँ पर दिखाई देगी जो मंत्रिमंडल होने वाला है, या जो मंत्रिमंडल में जिसे शामिल करने वाले हैं उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 4 मंत्री इस समय आ रहे हैं। जतिन प्रसाद अभी फिलहाल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं वहाँ पे स्टेट में, और उनको सेंटर में मिनिस्टर बनाने की तरफ अग्रसर है। तो बहुत बेहतर तरीके से ये चले जाएंगे, और जहाँ तक मंथन मनन करने की तरफ जो अग्रसर है, अगर हम अयोध्या की बात कर लें तो अयोध्या में जहाँ पे मंदिर बन रहा है उस मंदिर के आसपास के जो 7 बूथ है, उन 7 बूथ में से 6 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। उसके अलावा आसपास की जो चीज़ें हैं, क्योंकि एक जब हवा बहती है जी राजकुमार, तो स्वाभाविक तौर पर वो कहाँ जाती है, किस तरीके से समीक्षा जरूर हो रही है। जीत हार की वजह क्या है ये तो पार्टी की के पैटर्न पे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट इसमें निकल के आई है कि पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता थे, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे, उनकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही रही, और गर्मी का जो प्रकोप था उसने कहीं ना कहीं जो 400 पार का जो नारा दिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस भी चीज़ें नजर आई। उसके अलावा कुछ चीज़ों का विरोध भी था, तमाम तरीके की चीज़ें आ रही हैं, पार्टी के नेता अपने पटल पे कह रहे हैं। इसकी समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद किस तरीके की चीज़ें आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दायित्व, कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार में रहेगी। ये आज बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया।